चौथे चरण के चुनावी प्रचार का आखिरी दिन 96 सीटों पर 13 मई को मतदान। शाम 5 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार का बूथ। पीएम मोदी का ओडिशा और झारखंड दौरा आज। पीएम मोदी करेंगे तूफानी चुनाव प्रचार। 2 राज्यों में आज भरेंगे चुनावी हुंकार। आज से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे सीएम केजरीवाल। 2 रोड शो के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आक्रामक होगा आपका प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा आज। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियों को परखेंगे। संगठन के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीतापुर में युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की हत्या। बाद में खुद को मारी गोली। 6 लोगों की मौत से हड़कंप। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज। लखनऊ, नोएडा समेत 62 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सबसे पहले आपको जौनपुर से बताएंगे, जहां पर नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर पलटी। बेकाबू होकर दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर पलटी। नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर पलटी। खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं। बेकाबू होकर दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर पलटी। 1 दर्जन श्रद्धालु ट्रैवलर पलटने से हुए घायल। घायल श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा। घायल श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा। 5 घायलों को जिला हॉस्पिटल किया गया रेफर। नासिक से अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। हरिहरपुर के समीप नेशनल हाईवे 731 की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर जौनपुर से, जहां पर नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर बस पलटी। बेकाबू होकर दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर पलटने की घटना सामने आ रही है, जिसमें ट्रैवलर में सवार 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायल श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। घायल श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। 5 घायलों को जिला हॉस्पिटल किया गया रेफर। नासिक से अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। हरिहरपुर के पास नेशनल हाईवे 731 की पूरी घटना। जौनपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर नासिक से अयोध्या आ रही ट्रैवलर पलटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, किस वजह से हादसा हुआ है? जो ट्रैवलर बस जो है वो पलट गई, क्या कुछ कारण है? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला जौनपुर के जो सिंगरामऊ थाना के हरिहरपुर के समीप का है, जहां पर ओवरटेक कर को लेकर के गाड़ी जो है दर्शनार्थियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर जो है अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद वो जो है खाई में जाके पलट जाती है, जिसके कारण से जो है ड्राइवर के द्वारा तो बहुत सूझबूझ के साथ में किया गया, लेकिन तब भी दर्शनार्थियों को जो है काफी चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि इनमें जो है सबसे ज्यादा महिलाएं जो है घायल हुए, क्योंकि महिलाओं की संख्या उसमें ज्यादा थी। वहीं पूरे मामले को देखते हुए सीओ बदलापुर और मौके पर पूरी फोर्स तैनात कर दी गई और उनको आनंद फानन में जो है पहले सीएचसी लाया गया, उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जी, और अजय, देखा जाए तो जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा संख्या में घायल होने की बात सामने आ रही है, उनकी स्थिति अभी फिलहाल कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी तो उनकी स्थिति को लेकर के बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से जो है अयोध्या और जौनपुर एक कनेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ से विंध्याचल और काशी के लिए लोग जाते हैं, तो ये आज जो बस आ रही थी वो नासिक से जो है अयोध्या के लिए जा रही थी और उसमें काफी संख्या में दर्शनार्थी थे। अभी फिलहाल पुलिस इस पे पूरा अपना बयान नहीं दी है, लेकिन आने वाले थोड़ी समय में पुलिस अपना बयान देने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग को उपचार बेहतर रूप से जो है कराया जा रहा है और कितने लोगों को जो है बनारस के लिए या अन्य जगहों के लिए रेफर किया गया। स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नासिक से अयोध्या जा रही दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर बस पलटने की बात सामने आ रही है, जिसमें सवार कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं सीतापुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। पत्नी, 2 बेटी, बेटा और मां की गई निर्मम हत्या।
पत्नी, 2 बेटी, बेटा और मां की गई निर्मम हत्या। हत्या के बाद हत्यारोपी ने किया सुसाइड। घायल एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायल एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना रामपुर मथुरा के पाल्हापुर गांव में हुआ है कांड। नशे की हालत में दिया गया घटना को अंजाम। पिता ने पूरे परिवार सहित खुद को किया खत्म। खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पत्नी, 3 बच्चों और मां की निर्मम हत्या करने के बाद युवक ने खुद सुसाइड कर लिया। अपने परिवार की हत्या करने के बाद युवक ने किया सुसाइड, तो वहीं घायल एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहां पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर युवक ने अपने ही पूरे परिवार को पहले मारा, गोली से मारा और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। पत्नी, 3 बच्चे और मां की निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारोपी ने खुद सुसाइड किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली भी जुड़े हुए हैं। अबरार, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है? क्या पुलिस जांच में कुछ पता चला हो? जा रहा है, जिसके बाद से पता चला वहां पर जो पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बताया गया है कि इसके पिता ने अपनी मां और पत्नी और 3 बच्चों को पहले तो गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते उसने पूरे परिवार को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी खुदकुशी कर ली। इसके बाद जो पुलिस की तरफ से बयान आया है उसका उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लेकिन सवालिया निशान एक बात जरूर खड़ा होता है कि अगर ये व्यक्ति ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो वो इतना जो जिसे उसने मारी है गोली, वो इतना कारतूस इतना कहाँ से लाया और उसने अपने ही परिवार को कैसे गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है और जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कोई गरीब व्यक्ति नहीं था कि वो मानसिक रूप से परेशान था जिसके चलते उसने गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की कोई और भी वजह सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और वही इसके बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी है, और उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है अबरार? इस बारे में अगर बात की गई वहां से तो उनका साफ तौर कहना था कि एक बच्चा जो घायल हुआ था उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में है। ऐसे में जब वहां पुलिस पहुंची है तो पुलिस अब उसके इलाज के बाद जब वो होश में आएगा तब जाकर वो बता पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते उसने गोली मारी है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो क्या अभी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? क्या अभी भी घर पर मौजूद है पुलिस? जी, इसके गांव में काफी इसके बाद घटना के बाद काफी दहशत का माहौल है और वहां पर पुलिस फोर्स पूरा लगा हुआ है। गांव में काफी लोग दहशत में है कि आखिर पूरे परिवार को गोली मारी गई और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली गई। 6 मौतें हो जाती हैं गांव में, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते उसने पूरे परिवार को गोली मार दी और उसके बाद खुद गोली मार दी। जिसके बाद से ही गांव में काफी दहशत का माहौल है। वहां पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, वहां किसी के जाने की इजाजत नहीं है और जो शहीद है उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की तरफ से भेज दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अबरार, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर से सामने आ रहा है, जहां पर एक ही परिवार में 6 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज बंद होगा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां पर 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। शाम 5 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार का भोपू। तो चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां पर शाम करीब 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। बता दें कि 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट, जहां पर उत्तर प्रदेश के भी कुछ सीटों पर चुनाव होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर रहते हैं प्रवेश शर्मा का। प्रवेश, देखा जाए तो आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अमूमन देखा जाता है कि आखिरी दिन भी सभी दल अपना जोर दिखाने के लिए, दमखम दिखाने के लिए आखिरी दिन भी चुनावी मैदान में डटे नजर आते हैं। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां पर रैलियां, जनसभाएं आखिरी दिन भी की जाती हैं जोरों शोरों के साथ। मतदान के लिए जो है शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और आखिरी दिन होने की वजह से सभी पार्टियां जोर शोर से आज प्रचार करेंगी। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि 13 मई को सोमवार को जो मतदान होने हैं उसके लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियां अपनी कमर कसे हुए हैं, लगातार जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं। कई नेता, कई सीधे तौर पर कहीं बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता, मंत्री, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, जगह जगह जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उनके भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। और आखिरी दिन भी देखा जाए तो सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार को लेकर के जोर शोर से मैदान में जुटे हुए हैं। लोकसभा सीटों पे जो चौथे चरण में जो है मतदान होने हैं, उनके आज शाम जो है 5 बजे के बाद जो है पूरा जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं आपको बताएं, 13 लोकसभा सीटों में 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो सुरक्षित हैं, जिन पे इस बार मतदान सबसे ज़्यादा इसी चरण में सुरक्षित सीटों पे मतदान होने जा रहा है। तो इस जो प्रचार प्रसार है, तमाम जो नेता है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आज शाम 5 बजे तक जो है अपनी पूरी ताकत के साथ जो है इन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं बात करें कन्नौज में देखिए अखिलेश यादव आज जो है उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और वहाँ पे प्रचार प्रसार करें, क्योंकि वहाँ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस 13 लोकसभा सीटों में अगर देखा जाएगा तो सबसे जो है हार्ड सीट यही कन्नौज मानी जाएगी। वहीं देखिए हरदोई में चुनाव होना है। हरदोई में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला है, उसका भी कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज कंट्रोल को जो है सुधारने में लगी हुई है। बाकी उन्नाव में देखिए, अकबरपुर में देखिए, उसके बाद मिश्रिख में जो लोकसभा सीट है वहाँ पे देखिए क्या स्थितियाँ इस बार होती हैं। जो समीकरण जो बैठ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, बाकी बहुजन समाज पार्टी है, इन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है लोकसभा जो प्रचार है, जो शोर है, वो आज बहुत जोरों में है। और जो है लोग, जो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, इन लोकसभा सीटों पे अपनी पूरे जो है ताकत झोंक दिए हैं। अब जो है देखना ये होगा कि 13 तारीख को जो मतदान होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें अपने पाले में करती है। हालांकि इन 13 सीटों पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कब्जा है, या भारतीय जनता पार्टी उस पूरे सीटों पे अपना कब्जा जमाने में सफल होगी, या इंडिया गठबंधन जो अलायंस हुआ है वो क्या कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है 13 तारीख को जो है मतदान के बाद उस तमाम जो है जो कयास हैं जो पूरे बंद हो जाएंगे। जब रिजल्ट आएगा इन 13 सीटों पे तो पता चलेगा चौथे चरण में जो मतदान हुआ था, जो लोग इतनी ताकत से जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो पूरा रिजल्ट जब सामने आएगा तो इसमें पूरा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, लोगों को पता चल जाएगा कि इन 13 सीटों पर आखिर में कौन पार्टी कितना बाजी मारी है।
बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार जो है सभी दलों के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक ओर है और दूसरी ओर बीजेपी है, तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है इन सभी 96 सीटों पर। और बाकी जो उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मुकाबला होना है, वहां पर भी सपा कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। आज बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। शाम करीब 5 बजे के बाद कोई भी दल चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। तो आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सभी दलों के नेता अपने चुनाव प्रचार में जोर दिखाते हुए नजर आएंगे, दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 2 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का उड़ीसा और झारखंड दौरा आज सुबह करीब 10:30 बजे उड़ीसा के खानवेल में पहली जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं 12:15 पर उड़ीसा के बालनगिर में दूसरी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर करीब 1:45 पर उड़ीसा के बरगढ़ में तीसरी जनसभा होगी। तो वहीं शाम 5:05 पर झारखंड के चतरा में चौथी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड़ीसा और झारखंड के दौरे पर हैं। उड़ीसा में 3 जनसभाओं का आयोजन किया गया है, तो वहीं झारखंड में 1 जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे। कार्यक्रम की बात कर ले तो दोपहर 12:15 पर उड़ीसा में दूसरी जनसभा होगी। तो 1:45 पर बरगढ़ में तीसरी जनसभा की जाएगी। 5:05 पर झारखंड के चतरा में चौथी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अमूमन देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी नेता उड़ीसा और झारखंड के दौरे पर देखे जा रहे हैं। उड़ीसा का भी दौरा करते लगातार नजर आ रहे हैं और आज तो उड़ीसा में प्रधानमंत्री की 3 जनसभाओं का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लोकसभा चुनाव के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं, खुद अपने हाथ में कमान को संभाले हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर विशेष रूप से जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज के शेड्यूल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा और झारखंड के दौरे में है और लगभग 3 जो उनकी रैलियां है या संबोधन है सीधे तौर पर उड़ीसा में होना है। और उड़ीसा वो राज्य है जहाँ पर जो है लगातार बीजेपी की कई रैलियां हम पहले भी देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुंचे, इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व के मंत्री भी वहाँ पे मौजूद थे और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है उड़ीसा के बाद झारखंड पहुंचेंगे और लगभग शाम 5 बजे के आसपास वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर अपने लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। बिल्कुल। और देखा जाए तो लगातार उड़ीसा और झारखंड के दौरे पर बीजेपी के जो नेतागण हैं वो नजर आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उड़ीसा और झारखंड में बीजेपी अपने पैर जमाने में कामयाब होगी, वोट शेयर में उसको बढ़ोतरी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए यही सोच के कारण जो है लगातार इस तरीके के दौरे या कैंपेन हम उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक लगातार हम देख रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में खुद कमान संभाले हुए हैं और वो इन राज्यों का विशेष रूप से दौरा कर रहे हैं और दौरा करके लगातार जनता से इस बात को संबोधन कर रहे हैं, अपने द्वारा किए गए कामों को वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इन राज्यों में विशेष रूप से रणनीति के तहत लोगों के घर घर जाकर जो है वहां पर अपना बीजेपी का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता जो है ये फैसला जनता के हाथ में, जनता तय करेगी और सीधे तौर पर जब मतदान संपूर्ण हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इसका जो संबोधन है सीधे तौर पर कहे या फैसला है वो 4 जून को पता लग जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है, लगातार प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, इसका नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों के दौरे पर है, उड़ीसा और झारखंड का दौरा करेंगे, जहां पर उड़ीसा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो वहीं झारखंड में 1 जनसभा का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज के कार्यक्रम के बारे में, जहां पर कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री। कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और मंत्री रहेंगे मौजूद।
तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन बाद जमानत पर बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। जेल से बाहर आने के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की नब्ज टटोलने के लिए कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, तो वहीं दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं, 1 जून तक उन्हें बेल दी गई है कुछ हिदायतों के साथ, और उसके बाद वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे, जिसमें जानकारी ये है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो क्या इन बड़े नेताओं में वो लोग भी शामिल रहेंगे जो दिल्ली शराब केस से रिलेटेड है? क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है कि आप उन लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं जो इस केस में अहम गवाह हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जब जमानत कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी और उसके बाद लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो जेल से रिहा हुए, तो सीधा वो अपने सरकारी आवास पर पहुंचे और उनके आवास पर पहुंचने से पहले उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके घर वालों ने घर को जो है फूलों से सजाया, उनका स्वागत किया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो है अपना संबोधन छोटा सा किया, मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और सीधे तौर पर जो विपक्ष में फिर से हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा और दिल्ली की जनता से ये अपील की कि आप थोड़ा रुकिए, देखिए और बहुत जल्दी मैं इससे रिहा भी हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल सबसे पहले 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो हनुमान जी की पूजा पाठ अर्चना करेंगे। उसके बाद सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 बजे के आसपास ये कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल के आज पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में 2 रोड शो होने हैं, दोनों में जाकर शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या अब लोकसभा चुनाव प्रचार में भी देखे जाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर ये जो उनको जमानत, अंतरिम जमानत मिली है, वो प्रचार प्रसार के लिए ही मिली है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उनके लिए वो प्रचार प्रसार कर सके, यही मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए रियायत मांगी गई थी और ये रियायत उनको दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 1 जून तक वो अपना कर सकते हैं और दिल्ली में विशेष रूप से 25 मई को चुनाव होना है, उसके लिए वो लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। आज ही वो 2 रोड शो विशेष रूप से दिल्ली में निकालकर जनता को संबोधित कर रहे हैं और आने वाली 25 मई के लिए जिस तरीके से वो वोट बदलने की बात कहेंगे, वो बिल्कुल देखने योग्य होगी। बिल्कुल, और वहीं देखने वाली बात होगी क्योंकि 1 बजे जब आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और खुद उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करते नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी आज काफी हमलावर होती दिखेगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम के बारे में, जहां पर सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वहीं यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज 2 राज्यों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना और यूपी दौरा आज। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना और यूपी दौरा आज। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:50 पर तेलंगाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वहीं यूपी के वाराणसी के चुनावी दौरे पर भी रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शाम 6 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करेंगे। शाम 6:30 बजे होटल ताज वाराणसी में करेंगे बैठक। भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज 2 राज्यों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का तेलंगाना और यूपी दौरा आज। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 3:50 पर तेलंगाना के हैदराबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
यूपी के वाराणसी के चुनावी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे दशाश्वमेध घाट पर करेंगे गंगा आरती। तो वहीं शाम 6:30 बजे होटल ताज वाराणसी में बैठक करेंगे। इस बैठक में भाजपा के पदाधिकारी शामिल रहेंगे, जिनके साथ मीटिंग करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर हैं। तेलंगाना और यूपी का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तेलंगाना में 2 जनसभाओं का आयोजन किया गया है, जिन्हें संबोधित करते नजर आएंगे। तो वहीं 3:50 पर तेलंगाना के हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वाराणसी भी दौरे पर रहेंगे। यूपी के वाराणसी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वहां पहुंचकर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो आज वाराणसी पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही उनके कार्यक्रम भी सामने आ चुके हैं, जहां पर वो गंगा आरती करेंगे और उसके बाद संगठनात्मक बैठक की बात सामने आ रही है। उनके आगमन को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी दौरे पे रहेंगे। और जो आपको बता दें कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं और उनका एक रोड शो है। उस रोड शो की तैयारियों को देखने के लिए, उनके परखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दोनों ही आज जो है वाराणसी देर शाम पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीब योगी आदित्यनाथ के आधे घंटे बाद जो है अमित शाह गृह मंत्री वाराणसी के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और दोनों ही नेता जो है सीधे वहां से एयरपोर्ट से जो है केंद्रीय चुनाव कार्यालय वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे जो है चुनाव संचालन समिति के जनप्रतिनिधि और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। और इसकी जो इस अभी तक हुई तैयारियों को, जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसकी तैयारियों की जायजा लेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे और साथ ही साथ जो है चुनाव को देखते हुए जो इस समय दिशा निर्देश भी देंगे कि क्योंकि आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह 1 महीने में ये उनका दूसरा दौरा है वाराणसी में। इससे पहले 24 अप्रैल को जब वाराणसी आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने अपने जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जो है हर कार्यकर्ता, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर पहुंचे और जन जन तक पहुंचे और उनको आमंत्रण करे। रोड शो के लिए भी पूरे पदाधिकारी जो है भाजपा के एमएलसी कह ले, विधायक कह ले, सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है और इसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम जोर शोर से एकदम लगे हुए हैं और इसकी तैयारी लगभग तय कर लिया गया है और पूरी तैयारी में अभी लगे हुए और जन जन तक पहुंच रहे और आमंत्रण कर रहे कि जनसभा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो और अपने प्रधानमंत्री और सांसद का स्वागत करे। इसको लेकर पूरी तैयारी है। वहीं पे दूसरी तरफ एसपीजी जो है कल बीते दिन जो है वाराणसी पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया और जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, शुरुआत जहां से होनी है लंका स्थित मालवीय प्रतिमा से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, तो ये 5 किलोमीटर का रोड शो है, उसका भी उन्होंने रोड पर पूरे निरीक्षण किया। बिल्कुल। और वहीं विक्की, देखा जाए तो जिस तरीके से ये रिवाज रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, जब तब उन्होंने एक विशाल रैली की है और हर बार उनकी रैली में कुछ अलग देखने को मिलता है। इस बार जानकारी ये है कि इस बार वाराणसी में जब प्रधानमंत्री रैली करेंगे तो उस दौरान एक लघु भारत की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। तो क्या इसके लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल लघु भारत की जो जनसभा रोड शो के माध्यम से जो है लघु भारत की झलक दिखाने का जो प्रयास है बीजेपी का। वहीं आपको बता दें कि इसमें सभी राज्यों के जो गुजराती कह ले, बंगाली कह ले, मराठी कह ले, महाराष्ट्री कह ले, इन सभी वर्गों की सभ्यता और वहाँ पे लोकगीत और लोक नृत्य जो 10 पॉइंट बनाए गए, वो अलग अलग जनसभा जो रोड शो जो चलेगा वहाँ से 10-10 पॉइंट बनाए गए हैं। रास्ते में जो है अलग अलग जगह इन्होंने फूल वर्षा करेंगे और लोक नृत्य करेंगे, शहनाई वादन रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो इसके माध्यम से जो रोड शो के माध्यम से जो है लघु भारत की झलक जो है काशीवासी देख सकेंगे। वहीं पे आज जो अमित शाह इसकी रणनीति पूरी तैयार करेंगे और इसकी तैयारियों को जायजा लेंगे और बची जो तैयारी उसको भी पूरा करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। साथ ही जो है आपको बता दें कि वाराणसी के जो गंगा घाट से जाना जाता है, वाराणसी विश्वविख्यात गंगा आरती होती है, वहां पे अमित शाह जो है देर शाम गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो बीजेपी इस समय जो है आचार संहिता के बीच जो है ड्रोन के
शो चला रही है, वो बहुत ही अच्छा एक शो चला रही है, जिसके माध्यम से जो आज 4 दिवसीय का शो है, आज उसका तीसरा दिन है। और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही जो है ये ड्रोन शो को देखेंगे। और ये ड्रोन शो जो है 10 मिनट का शो है, और ये 10 मिनट शो में प्रधानमंत्री मोदी के पूरे 10 साल के विकास कार्य को दर्शाया जा रहा है। और यहीं पे गंगा घाट पे बहुत अधिक भीड़ होती है गंगा आरती देखने, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, काशीवासी समेत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सभी जो है ड्रोन शो देख के अभिभूत रहे, सभी लोग जो है अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे थे। इस तरह की जो विकास कार्य हुए हैं उन सभी को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल विकी, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो होना है उसको लेकर के पहले से ही तैयारियों का जायजा करने के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री की ये रैली हर बार की तरह इस बार भी खास हो, इसको लेकर के भी विशेष रूप से तैयारियां जो हैं वो भी लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया विकी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे दशाश्वमेध घाट पर आरती करने भी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और वाराणसी की गंगा आरती काफी प्रसिद्ध है, और आज इस गंगा आरती को करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री भी देखे जाएंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री की रैली होनी है वाराणसी में, उसकी भी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। एक बैठक का भी आयोजन किया गया है वाराणसी में, बैठक करते हुए भी नजर आएंगे, जहां पर बीजेपी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे थे, जहां पर आज वाराणसी भी पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर झांसी से सामने आ रही है। झांसी से खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झांसी में हुआ है भीषण सड़क हादसा। बारात में आई कार डीसीएम से टकराई, आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। दूल्हे समेत 4 लोगों की हुई मौत। आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। दूल्हे समेत 4 लोगों की हुई मौत। खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर 2 घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर हुआ हादसा। झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा। बारात में आई कार डीसीएम से टकराई, आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। तो वहीं दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। पूरा मामला झांसी का है, जहां पर आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दो घायलों का झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के पास हाईवे का ये पूरा हादसा आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारात में आई कार डीसीएम से जा टकराई, आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। दूल्हे समेत 4 लोगों की हुई मौत। बता दें कि बारात में आई कार डीसीएम से जा टकराई, जिसके बाद आग लगी, और आग लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कार में दूल्हा भी सवार था। दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इसके अलावा 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका झांसी जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। झांसी से खबर, झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा। बारात में आई कार डीसीएम से जा टकराई और आग लगने से 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। दूल्हे समेत 4 लोगों की हुई मौत। बारात में आई कार के डीसीएम से टकराने से कार में आग लग गई, और जिसके बाद मौके पर कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज झांसी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में 2 घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जो कार बारात में आई थी वो अचानक से डीसीएम से जा टकराई, क्या कुछ पूरा मामला है, किन वजहों से कार जो है वो डीसीएम से टकरा गई?
बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एरच क्षेत्र से ये बारात झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में आई हुई थी। ये झांसी मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर की बात है, जहां पर पारीचा थर्मल पावर के पास में हाईवे के ऊपर ये कार, जो कि योन कार बताई जा रही है, इस कार के अंदर गैसकेट लगी हुई थी और ये कार सामने की इसकी टक्कर डीसीएम बड़ी गाड़ी से हुई और दोनों के बीच टक्कर के बाद में इस कार में आग लगी। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत मौके पर हो चुकी थी। 2 घायलों का इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस दूल्हे की शादी थी, जिसकी बारात झांसी आई हुई थी, उसी दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हुई है। पूरा घर में मातम छा गया है। ये बारात एरच थाना क्षेत्र से झांसी के बड़ा गांव इलाके में एक गांव में आई हुई थी। जानकारी मिलने के बाद एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार और पूरा पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया, साथ ही आग पर काबू किया गया। और ये देर रात की घटना है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई थी और घायलों का इलाज अभी जारी है। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आग लगने से 4 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आ रही है। झांसी का ये पूरा मामला है, जहां पर बारात में आई कार डीसीएम से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और उसमें मौके पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में लगातार चल रहा है। बता दें कि इस कार में दूल्हा भी सवार था, जिसकी बारात आई थी और दूल्हे की भी मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर अभी भी घायलों का इलाज लगातार जारी है। तो वहीं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार के बारे में बताते हैं, जहां पर कानपुर, उन्नाव, कन्नौज में सीएम करेंगे प्रचार। कानपुर देहात, वाराणसी का सीएम करेंगे दौरा। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज में सीएम करेंगे प्रचार। कानपुर देहात, वाराणसी का मुख्यमंत्री करेंगे दौरा। बिहार के बेगूसराय में करेंगे चुनावी रैली। सुबह 11:35 पर कानपुर देहात में करेंगे जनसभा। सुबह 11:50 पर कानपुर बाबूपुरवा में करेंगे रैली। दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान उन्नाव में करेंगे रैली। दोपहर 3:50 पर बेगूसराय जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान उन्नाव में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दोपहर 3:50 पर बेगूसराय जाएंगे सीएम। शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उन्नाव से विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं और कन्नौज से हमारे साथ संवाददाता शिबू सैनी जुड़े हुए हैं। कानपुर देहात से हमारे साथ संवाददाता अमित पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अरुण जी का। अरुण जी, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंच रहे हैं, जनसभा करते नजर आएंगे और साथ ही देखा जाए तो उन्नाव में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनसे जनता काफी खुश नजर नहीं आ रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के उन्नाव पहुंचने के बाद जो चुनावी समीकरण है वो बदलता नजर आएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से 5 दिन बाद मुख्यमंत्री दोबारा सदर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे आज 1 बजे, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्नाव में कुछ जो हवा है वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ है। क्योंकि 5 दिन के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री उन्नाव में होंगे और उन्नाव में जनता को संबोधित करेंगे, जनता को अपने पक्ष में करेंगे। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि चूंकि आज से उन्नाव में प्रचार समाप्त हो जाएगा और प्रचार समाप्त के वाले दिन सीएम उन्नाव पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। माहौल बनाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी जो 2 बार के सांसद हैं साक्षी महाराज, उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। रामलीला मैदान में जो तैयारी की गई है उसके लिए पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सबके सब एक साथ एक मंच पर आज दिखाई देंगे और एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि सब कुछ अच्छा है
और सभी लोग मिल करके भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करें। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कानपुर देहात से भी संवाददाता अमित पांडे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और अमित, देखा जाए तो आज कानपुर देहात भी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, वहां पर भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, बता दें कानपुर देहात के झिंझक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर 11:35 पर वो कानपुर देहात आएंगे और सातौर से 2 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। वो कन्नौज के बॉर्डर पर और दूसरी तरफ अकबरपुर रनिया लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां देवेंद्र सिंह भोले यहाँ से प्रत्याशी हैं और वर्तमान सांसद भी हैं। दूसरी तरफ कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक सांसद हैं, प्रत्याशी हैं। तो दोनों जो पॉइंट है लोकसभा क्षेत्र के, उनके बीचों बीच योगी आदित्यनाथ जी आज पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और साफ तौर से जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से बताया अरुण जी ने बताया कि माहौल को बनाएंगे, पूरी तरह से माहौल को बनाएंगे, तो यहाँ भी लोगों के प्रति जो योगी जी के प्रति जो उनके श्रद्धा है, जो भाव है, वो प्रकट कर रहे हैं। लोग जोशीले अंदाज में यहाँ पर उनका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पहुंचने से काफी कुछ जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता शिबू सैनी भी जुड़े हुए हैं। शिबू, आपका रुख करेंगे। और कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज भी यूपी की हॉट सीट मानी जा रही है चौथे चरण के लिए, और यहाँ पर अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ जो अंदाज है, सियासी सरगर्मियां हैं, वो देखने को मिलेंगी कन्नौज में? कन्नौज में जिस तरह योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, लगातार सुब्रत पाठक के लिए पक्ष के वोट मांगने की बात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो विकास किए थे उनके फोन खुलते नजर आ रहे हैं। जब इसके लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं कन्नौज में, वो बड़े बड़े दावे किएंगे, जनता के सामने कहेंगे और विकास को लेकर नीतियां गिनाएंगी। जो सांसद थे उनसे जनता कहीं ना कहीं नाराज है। जनता का साफ तौर से कहना है ऊपर योगी आदित्यनाथ ने विकास बहुत किया मोदी जी ने, हम उनको वोट देंगे। कहीं ना कहीं अंदर से जनता नाराज है सांसद सुब्रत पाठक से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ भी जो है वो दिख सकता है। फिलहाल क्या कुछ समीकरण रहेंगे ये तो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री आज यूपी के कई जिलों के दौरे पर रहेंगे, कानपुर देहात पहुंचेंगे और कन्नौज और इसके अलावा उन्नाव में भी जनसभा करते नजर आएंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। और बात करते हैं पीलीभीत की, जहां पर तेज हवा के साथ हुई बारिश से खिले किसानों के चेहरे, भीषण गर्मी से भी लोगों को मिली राहत। बारिश से खिले किसानों के चेहरे, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश होने से तापमान में हुई गिरावट। खबर पीलीभीत से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद खिले किसानों के चेहरे। तो वहीं गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती दिख रही है। जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, उसके बाद बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तेज हवा के साथ पीलीभीत में हुई बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे, तो वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो लोगों को इससे राहत मिली और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। पीलीभीत से खबर, तेज हवा के साथ हुई बारिश। तो वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिबेट करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण पर विभाग का हंटर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेटिंगबाज बिल्डर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर किसकी सह पर अवैध प्लानिंग चल रही है? आखिर कब तक सेटिंगबाज बिल्डर कार्यवाही की जद से दूर रहेगा? मानकों को दरकिनार कर मेदांता, सफेदाबाद, स्कूटर इंडिया मोटर्स समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में रसूखदार बिल्डर की रसूखदारी कायम है। सूत्रों की माने तो यश बिल्डर के नाम से अवैध रॉ हाउसिंग का आशियाना बनाया जा रहा है। नोटों के बंडल से लंबे समय तक कार्यवाही की जद दूर रहने वाले बिल्डर्स पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो लगातार ये जो हाउसिंग का मक्कड़ जाल है वो फैलता नजर आ रहा है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है और LDAVC जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार अवैध निर्माण को चिन्हित कर बड़े स्तर पर शहर में कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरह से अगर सूत्रों की माने तो यस बिल्डर पर लगातार अधिकारियों का जो आशीर्वाद है वो लगातार बनता दिखाई दिया जा रहा है। चाहे वो बात करें सफेदाबाद की बात करें या तमाम सरोजनी नगर के आसपास की बात करें या तमाम ऐसे मेदांता के आसपास की बात करें, तो बड़े स्तर पर रो हाउसिंग का अवैध निर्माण कराया जा रहा है। आखिर ये अवैध निर्माण किसकी सह पर चल रहा है, जब इसके बारे में इस बाबत पर बात की गई तो लगातार अधिकारी ना नुकुर करते हुए टालते रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार अवैध निर्माण को लेकर बिल्डर का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ और लखनऊ वासियों के लिए खतरे का निशान है, जरूर है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो अवैध आशियाने की बात है वो सामने आती रहती है, अवैध निर्माण की बात सामने आती रहती है, क्या अभी तक इसका किसी भी अधिकारी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर देखिए बात की जाए अवैध निर्माण की, तो मैंने पहले ही कहा था कि अवैध निर्माण के पर बड़े स्तर पर शहर में कार्रवाई चल रही है।
कल ही परसों लगातार अभियान चलाकर बड़े स्तर पर अवैध निर्माण को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण जैसे कार्रवाई भी की जा रही है, सीलिंग की जा रही है। लेकिन वहीं जिस तरह से बात करें अगर यस बिल्डर की, तो कहीं ना कहीं इस बिल्डर पर आज भी चाहे विभाग के मुखिया की बात करें या विभाग के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी नजर बनी हुई है। इसी वजह से ये बिल्डर अभी तक सुरक्षित है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लखनऊ में स्थित सीएमएस स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण देकर हजारों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाले उन तमाम टीचर्स का आज सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीएमएस गोमती नगर विस्तार द्वितीय कैंपस में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टीचर्स मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी को याद करके ऑडिटोरियम में मौजूद सभी शिक्षकों की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीरज सिंह के साथ एक्स आईपीएस विक्रम सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि सीएमएस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्रों ने देश का नाम विदेश में भी रोशन किया है। नीरज सिंह ने कहा कि सीएमएस में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोई आईपीएस बना है, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बना है। इसमें सीएमएस के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है और टीचर के योगदान को कभी भी किसी भी छात्र को नहीं भूलना चाहिए। अब 15 सेकंड। सीएमएस स्कूल की यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। मेरा इससे जुड़ाव विगत दशकों से है। मैं स्वर्गीय जगदीश गांधी जी को जानने का मेरा अहोभाग्य था। यहाँ का अनुशासन, शिक्षा पद्धति और जो उत्कृष्ट विद्यार्थी निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि लखनऊ में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उन्होंने मानक एक स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित के लिए है। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। धन्यवाद। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।